सेकेंड चैप्टर हमने शुरू किया था डिटर्मिनेंट, उसमें 2.1 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने। अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। अब 2.2 का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम में इस 2.2 में से क्वेश्चंस आता ही आता है, 99.9% आता है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स है, कुछ टॉपिक है इसमें, वो अच्छे से डिस्कस करेंगे पहले। दिखने में छोटी सी है ये, लेकिन इसके टॉपिक है तो वो सारे डिस्कस करने पड़ेंगे अच्छे से, ताकि आप क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? चलो इस चीज़ का डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी, डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स होती है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं होती है, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। आप कहोगे मैम डिटर्मिनेंट नंबर कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आप किसी भी, मान लो ये है, ये कोई मैट्रिक्स है, आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही तो निकालते हो। आपने इसको डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाल के जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? कोई नंबर ही आएगा ना। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किसी मैट्रिक्स का, जब डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लेते हो, जो आंसर आता है वो क्या आता है? कोई नंबर होता है। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं होती है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। लेकिन जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकाल लेते हो तो दैट विल बी अ नंबर, वो मैट्रिक्स नहीं होती है, ठीक है। एक चीज़ तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि कई बार कंफ्यूज होता है। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। चलो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं छोड़ूंगी, जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। देखो ये पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो ए का डिटर्मिनेंट है ना और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वो सेम होता है। मतलब मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, आता है आपको निकालना, हाँ। अब कोई बच्चे ने क्या करा, ए का डिटर्मिनेंट नहीं निकाला, गलती से उसने ए ट्रांसपोज निकाल लिया पहले तो, और फिर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए का दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है जिसको उसने अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन क्या है वो ऐसे ही रहा है, बुक में लिखा हुआ है इसको, लेकिन अलग तरीके से लिख रखा है। उसका मतलब यही है, ठीक है, कि किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। ये चीज़ें हमारी कंपटीशन में काम आ जाती है। मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दे दी और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दे दिया मान लो 5, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मान लो 5 दे दिया और आपसे कह रहे हैं मैट्रिक्स का निकालो, तो आप कहोगे तो ट्रांसपोज का दे रखा है, मैट्रिक्स का तो दे ही नहीं रखा, निकालू कैसे? मैट्रिक्स भी नहीं दे रखी और आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, ये ट्रांसपोज का जो है वही मैट्रिक्स का होगा हमेशा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। दूसरी चीज़, इफ़ टू रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ, ये क्या कह रहा है कि कोई डिटर्मिनेंट है उसमें आप किसी दो रो को इंटरचेंज करना चाहते हो। इंटरचेंज मतलब जैसे मान लो ये एक लाइन है, क्लास में होते हैं ना, बच्चे बैठे होते हैं, मान लो ये 2 3 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर ऐसे बैठे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, 1 और 2 को इंटरचेंज कर रही हूँ, मतलब 2 रोल नंबर को आगे बिठा रही हूँ, 1 रोल नंबर को पीछे बिठा रही हूँ, ठीक है। इसको इंटरचेंज कहते हैं, आपको पता है। तो अब मान लो यहाँ डिटर्मिनेंट में हम ऐसा कर सकते हैं, किसी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट रो है ना, इसको सेकंड पे लिख सकती हूँ, सेकंड रो को फर्स्ट पे लिख सकती हूँ। ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही कॉलम में है कि किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। रो और कॉलम को नहीं करना, या तो दो रो को करो आपस में इंटरचेंज या दो कॉलम को करो आपस में इंटरचेंज, ठीक है ना। कॉलम को करो या रो को करो, ठीक है। तो अब ये क्या कह रही है, ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है, ये कह रहा है, अच्छा आप कहोगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी रो को या कॉलम को इंटरचेंज करने की, ये आपको अभी नहीं पता लगेगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड मेन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है हमें। ये ऑपरेशन होता है, ये मैं आपको समझाऊंगी, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑपरेशन लगाने से पहले आपको लगाना कैसे वो भी बता देती हूँ ना। तो जब भी आप किसी, अब ये बता क्या रहा है, इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज तो कर दोगे, लेकिन फ़र्क क्या आएगा उसमें, क्या वो सेम होंगे? नहीं, बस एक माइनस का साइन बाहर आएगा। जितनी बार आप इंटरचेंज करोगे ना उसमें उतना ही माइनस बाहर आता चला जाएगा। मतलब जैसे आपका ये डिटर्मिनेंट था, उसमें मेरा मन कर रहा है कि मैं फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दूं। इंटरचेंज मतलब सेकंड वाली को फर्स्ट पे लिख दूं, फर्स्ट वाली को सेकंड पे लिख दूं। डिटर्मिनेंट में एलिमेंट को इंटरचेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, एलिमेंट को नहीं कर सकते। या तो पूरी रो को करो फिर करना है तो, या तो पूरी दो रो को इंटरचेंज करो या पूरे दो कॉलम को इंटरचेंज करो, ठीक है। तो अब मान लो मेरा मन कर रहा है मैं फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करना चाहती हूँ, मतलब सेकंड को ऊपर लिखना चाहती हूँ और फर्स्ट को बीच में लिखना चाहती हूँ, फर्स्ट रो को, ठीक है। तो कह रहा है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सेकंड को उठाया 205 को, देखो फर्स्ट पे लिख दिया 205,
ऐसे फर्स्ट को उठाया 1 माइनस 1 6, इसको सेकंड पे लिख दिया। मैंने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया। देखो इधर भी एरो लग रहा है, इधर भी, मतलब R1 को R2 बना दिया, R2 को R1, मतलब R2 के प्लेस पे R1, R1 के प्लेस पे R2। तो ये ध्यान रखना आप कि इंटरचेंज के ऑपरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो मैंने इंटरचेंज किया तो कह रहे हैं इक्वल का साइन लगा दो यहाँ कि ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम ही आएंगे। भाई इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करोगे, इसको करोगे तो सोल्व होएगा, कहेगा ये कह रहा है कि सही सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन लगा दो बस। तो जितनी बार भी आप इंटरचेंज करोगे उतना ही माइनस एक इंटरचेंज के लिए एक माइनस बाहर आएगा, ठीक है। अब आपने इंटरचेंज करा, देखो माइनस बाहर आ गया। अब आपका मन कर रहा है भाई मैं तो C1 और C2 को, C1 मेरी कॉलम फर्स्ट कॉलम है, C2 मेरा सेकंड कॉलम है, मेरा तो मन कर रहा है मैं C1 और C2 को इंटरचेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। कर दो भाई C1 C2 को इंटरचेंज। देखो C1 की जगह मैंने ये लिखा, C2 की वैल्यू रखी। C2 की वैल्यू क्या है, 0 माइनस 1 5। देखो मैंने यहाँ लिख दिया 0 माइनस 1 5। C1 को उठाया 2 1 3 को, C1 क्या है 2 1 3, C1 को उठा के C2 की जगह रख दिया। देखो 2 1 3, पता है ना ये आपको, ये वाली C1 होती है, ये C2, ये C3। C1 मतलब कॉलम फर्स्ट, C2 मतलब कॉलम सेकंड, C3 मतलब कॉलम थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को मैं इंटरचेंज करना चाहती थी, तो मैंने सेकंड को उठा के फर्स्ट पे रख दिया, फर्स्ट को उठा के सेकंड पे रख दिया। तो मैं दो कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकती हूँ। अब आपको पता है हर इंटरचेंज के लिए एक साइन माइनस आएगा। अब पहले से एक माइनस था बाहर, ये था ना, ये तो था ही माइनस बाहर। अब क्योंकि आपने फिर दोबारा इंटरचेंज कर दिया तो एक माइनस और आएगा बाहर, तो दो माइनस कर क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैंने यहाँ कोई साइन नहीं लगाया, ठीक है। ये वाला माइनस था इसका, जो ये माइनस पहले से चल रहा था ऑलरेडी, क्योंकि आपने रो को इंटरचेंज किया था तो एक माइनस इसकी वजह से आया। फिर आपने इन दो कॉलम को किया तो एक माइनस और आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैंने साइन ही नहीं लगाया। तो जितनी बार इंटरचेंज करोगे आप उतनी बार एक माइनस बाहर आता चला जाएगा इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट। ध्यान रखना डिटर्मिनेंट के केस में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़नी है क्योंकि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। 2.2 में एक्चुअल में करेगा क्या, डिटर्मिनेंट को सोल्व करेगा बिना उसको एक्सपैंड किए। एक्सपैंड मतलब जैसे अभी आपको मैंने डिटर्मिनेंट सोल्व करना बताया था ना कि ऐसे सोल्व करते हैं लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, कि 3/3 के डिटर्मिनेंट को ऐसे सोल्व करते हैं। अब बड़ा कोई डिटर्मिनेंट आ गया या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो गई जिसको एक्सपैंड करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर ये 2.2 काम आती है, ठीक है। वहाँ पर हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे पहले उन पर, फिर उस डिटर्मिनेंट को छोटा बना लेंगे, फिर उसको एक्सपैंड कर देंगे। मतलब डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं करेंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काम। कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो पहले तो ये कि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड प्रॉपर्टी जो कि यूज़ होगी वहाँ पर, ये ऑपरेशन भी यूज़ होगा। तो किसी भी दो रो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, एलिमेंट को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। या तो किसी भी दो रो को कर दो, चाहे फर्स्ट और थर्ड को कर दो, जरूरी थोड़ी मैंने यहाँ फर्स्ट सेकंड को किया है, आप फर्स्ट और थर्ड को कर दो। किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो और किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। रो को रो से ही इंटरचेंज करना है, कॉलम को कॉलम से ही, रो को कॉलम से नहीं करना है, ठीक है। तो एक चीज ये, और जब भी एक इंटरचेंज के लिए एक माइनस साइन बाहर आएगा, जितनी बार आप इंटरचेंज करोगे उतनी बार माइनस बाहर आता चला जाएगा। यहाँ मैंने एक इंटरचेंज करा था ये वाला, तो देखो वही आया लेकिन माइनस बाहर आ गया। फिर मैंने फिर यहाँ C1 और C2 को इंटरचेंज करा तो यहाँ माइनस आ गया। यहाँ पर आप C1 C2 के इंटरचेंज के लिए ये वाला लिखोगे C1, तो C1 C2 के लिए ये लिख दोगे, C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहे हो, इंटरचेंज का साइन ये वाला है, ठीक है। ठीक है, साइन जरूर लगाना है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एनी टू रोज और कॉलम आइडेंटिकल देन वेल। ये कह रहा है कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर आपको कोई दो रो सेम मिल जाए या दो कॉलम सेम मिल जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये क्या कह रहा है, अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट में कम से कम दो रो या कम से कम दो कॉलम सेम मिल जाए तो वो डिटर्मिनेंट 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है वो देख लो। अब ये वाला डिटर्मिनेंट दिख रहा है, आपसे कोई कहे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, मैं इसको बिना सॉल्व करे बता रही हूँ कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें दो कॉलम सेम दिखाई दे रहे हैं। कौन सा? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट यही है ना 1 2 3, सेकंड कॉलम के भी 1 2 3 है, तो दो कॉलम इस डिटर्मिनेंट में सेम हो गए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी यूज होगा आपके जब क्वेश्चंस करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, ध्यान से समझना है कि देखो ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम है ना, तो आप बिना इसको एक्सपैंड करे बता दो भाई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हो मैम कॉलम कोई रो भी सेम, मान लो ये कह रहे हैं मैम तीनों सेम हो गई तो यहाँ पर भी मान लो 1 2 3 हो गया तो होएगी 0, उसमें क्या है। अरे मैंने तो 2 का ही कहा है, आप तो और भी ज़्यादा दे रहे हो, मुझे 3 दे रहे हो, तो होगा ही होगा 0, समझ रहे हो ना। बल्कि आप और ज़्यादा मेरा हेल्प कर रहे हो।
सिर्फ 2 देखो आप, 2 से ज़्यादा है तो होगी जीरो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जीरो तो इन्हीं की वजह से हो चुकी है। अब बाकी चाहे तुम कितना ही सेम करता जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो किसी डिटर्मिनेंट में सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये 2 कॉलम सेम थी, हो सकता है आपकी 2 रो सेम हो, ठीक है। जैसे आपको एक डिटर्मिनेंट दिखाती हूँ मैं, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है डिटरमिनेंट 1 2 1 2। इसमें देखो 2 रो सेम है, फर्स्ट रो में 1 2 एलिमेंट है, सेकंड में 1 2 है, दोनों रो सेम है ना इस डिटरमिनेंट में, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, बिना देखे बता रही हूँ मैं, दोनों रो सेम है, ठीक है। अब मैं आपसे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछूं, आप बिना सॉल्व करे बताओगे मैम इसकी वैल्यू 0, क्यों? क्योंकि इसमें 2 रो सेम है, देखो ये दोनों रो सेम है ना, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है बिना देखे। अब मान लो आप कहते हैं मैम ये वाली रो भी मान लो यही हो जाती 1 2 3, तो होती 0। आप तो बल्कि एक्स्ट्रा दे रहे हो मुझे, 2 की कही थी मैंने, आप 3 दे रहे हो, और भी अच्छा है, 0 तो होगा ही होगा तब भी। इसलिए ये कहा जाता है कि किसी डिटरमिनेंट में एटलीस्ट 2 रो, यानी कम से कम अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट 0 होता है, ठीक है। 2 रो या 2 कॉलम और रो को कंपेयर नहीं कर रहे हम, या तो 2 रो हो, रो को रो से, कॉलम को कॉलम से, ध्यान रखना, या तो 2 रो सेम हो या 2 कॉलम सेम हो। अब इसमें तो आप ये भी बोल सकते हो मैम इसमें दोनों रो सेम है, आप इसमें ये भी बोल सकते हो मैम इसमें 2 कॉलम सेम है, देखो ये रे, कुछ भी बोल दो इसमें तो, क्योंकि इसमें इत्तेफाक ही ऐसा हो गया कि कॉलम भी सेम आ रही है, रो भी, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का यूज़ कहाँ है वो भी देखेंगे, क्वेश्चंस में बताऊंगी कि कैसे इसका यूज़ करना है। अब एक चीज़ बताऊंगी, फिर वापस इस प्रॉपर्टी पे आएंगे, इसका यूज़ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में होगा वो। पहले 4th प्रॉपर्टी देख लेते हो। 4th प्रॉपर्टी मैंने प्रॉपर लिखी नहीं, सिर्फ उसको समझा रही हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। सिर्फ आपको एक बात बताऊंगी, यहाँ से वो समझनी है, प्रॉपर्टी यहाँ पूरी लिखती वो देखते आप रटते, तो ये समझ लो कि कहना क्या जा रहा है। आप लोगों ने कॉमन निकालना सीखा है कि कोई इक्वेशन होती है x + 2y, मान लो 4x + 2y, इसमें से 2 को कैसे कॉमन लेते हैं, अंदर हो जाएगा 2x + y, है ना, ऐसे कॉमन लेना आपने इक्वेशंस में सीखा है। तो कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हो तो इस केस में कॉमन कैसे लिया जाता है, या कॉमन लिया भी जाता है या नहीं। तो देखो मैट्रिक्स के बारे में पता है, मैट्रिक्स का नोटेशन ये होता है और डिटर्मिनेंट का नोटेशन ये होता है। मैट्रिक्स में कॉमन लेने का तरीका अलग है, डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने का तरीका अलग है। अब पहले मैट्रिक्स का देख लेते हैं। मान लो ये आपकी मैट्रिक्स है, इसमें से आपको कोई कॉमन लेना है, तो कॉमन वही एलिमेंट लोगे जो सब में हो। जैसे 2 है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है पूरा, 2 से ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 आप कॉमन ले सकते हो। तो मैट्रिक्स में जब कॉमन लिया जाता है तो टोटल सारे एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट कॉमन लिया जाता है, समझ गए, मैट्रिक्स में। तो मैंने इस पूरी मैट्रिक्स में से 2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ अंदर, ये डिवाइड कर दो, जो कॉमन लेते हैं ना उस नंबर से अंदर वालों को सबको डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने 2 लिया है कॉमन, तो इस 2 से सभी अंदर वालों को डिवाइड करूंगी। देखो 2 को इससे डिवाइड करो 1 आएगा, 2 से 4 को करो 2 आएगा, 2 से 6 को करो क्या आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 2 से 8 को करोगे 4 आएगा। ये तो आपको पता है कॉमन लेने का। तो मतलब मेरा बताने का मतलब है मैट्रिक्स में जब कॉमन लिया जाता है तो टोटल सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लिया जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम मेरे पास ऐसी मैट्रिक्स हो तो इसमें से आ रहा है कुछ कॉमन, आ ही नहीं रहा। देखो आप कहोगे मैम 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें से निकाल लोगे, इसमें से निकाल लोगे, इसमें से भी निकाल लोगे, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता ना। तो इस मैट्रिक्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये ऐसे ही रहेगी, समझ गए। चलो अब डिटर्मिनेंट पे आते हैं कि डिटर्मिनेंट में कॉमन कैसे निकालते। डिटर्मिनेंट में कॉमन कभी भी टोटल एलिमेंट्स में से नहीं निकालते। डिटर्मिनेंट में से कॉमन अगर आपको निकालना है तो उसकी हर रो में से कॉमन निकालना पड़ेगा, या ये कह दो हर कॉलम में से, जिसमें भी आपको मिल रहा है, आपकी मर्जी है, या तो रो में से निकाल दो या कॉलम में से। अब मेरा मन कर रहा था, मैं फर्स्ट रो में देखा मैंने, हर रो या हर कॉलम में से कॉमन निकलता है डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स में टोटल में से निकलता है कॉमन। अब डिटर्मिनेंट देखा, ये मेरा 2 4 6 8, इसमें मैंने देखा फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो मैंने 2 हर निकाला, तो फर्स्ट रो चेंज होएगी सिर्फ, सेकंड रो में से अभी निकाला ही नहीं मैंने कॉमन, क्योंकि डिटर्मिनेंट में अलग अलग रो या अलग अलग कॉलम में से कॉमन निकालते हैं। आप कह रहे हो मैम रो में से क्यों निकाला, कॉलम में से, किसी में से भी निकाल लो, कॉलम में से निकाल लो। मैंने रो में से निकाल लिया, मेरा मन था मैं फर्स्ट रो में से निकाल लूँ, मैंने फर्स्ट रो में से 2 कॉमन लिया, तो देखो यहाँ क्या बचेगा, 2 से इसको डिवाइड करो 1, यहाँ क्या आएगा 2, देखो 1 2 बचा ना। सेकंड तो सेम ही है। अब मेरा मन कर रहा है सेकंड में से भी निकाल ले भाई 2 कॉमन, सेकंड में से 6 तो आएगा नहीं कॉमन, 2 आ सकता है, तो 2 निकाल लो सेकंड में से कॉमन, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ 1 2, तो फर्स्ट तो छेड़ोगे ही नहीं, जिसमें से कॉमन, जिस रो या जिस कॉलम में से कॉमन निकालोगे सिर्फ उसी को छेड़ोगे ना, तो फर्स्ट तो एज इट इज रहेगी। इसमें से कॉमन निकालो तो यहाँ तो क्या बच जाएगा 3, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब जो वो 2 कॉमन निकाला है वो जाएगा कहाँ, इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ 4 लिख दिया, क्योंकि एक 2 तो पहले से था, एक आपने फिर से निकाल लिया इसमें थे, तो 2 2 ज़ा 4, बाहर 4 आ गया।
देख लो कितना फर्क है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। आपने इस डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकाला तो ये आंसर आया है आपका 4 इंटू 1 2 3 4, और जब मैट्रिक्स में से निकाला था तो सेम, ये चीज़ तो सेम है, ये वाली चीज़, ये दोनों चीज़, लेकिन देखो यहाँ डिफरेंस आ गया 2 और 4 का। तो इसलिए डिटर्मिनेंट में कॉमन जब भी निकालना हो तो हर रो या हर कॉलम में से निकाला जाता है, मैट्रिक्स में पूरी मैट्रिक्स में से निकाला जाता है, ठीक है। सो ऐसा मत कर देना मैम ये फर्स्ट रो में से भी निकाल रही हूँ मैं फर्स्ट कॉलम में से भी, ना, या तो रो में से ही निकालो या रो कॉलम में से ही निकालना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। तो ये मैंने निकाल लिया कॉमन। तो ये बताना चाह रही थी मैं आपको कि कैसे निकाल, जैसे अब ये वाली देखो, ये वाला डिटर्मिनेंट है, इसमें से आपको कॉमन लेना है। तो फर्स्ट रो में से मुझे दिख रहा था कि फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 निकाल लिया फर्स्ट में से, तो है एक साथ कर दिया मैंने ये दोनों काम। यहाँ तो मैंने देखो 2 बार करा था, अब तो आपको आ गया समझ में, इसलिए मैं एक साथ कर रही हूँ यहाँ। इस फर्स्ट रो में से तो 2 कॉमन आ रहा है और सेकंड में से 5 कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा है ना सेकंड वाली, ये सेकंड रो है ये वाली, इसमें से 5 कॉमन आ रहा है ना। तो देखो फर्स्ट में से मैंने 2 निकाल लिया, सेकंड में से मैंने 5, अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से 2 निकाला है तो अंदर क्या बचेगा, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ से 5 निकाला है तो अंदर क्या बचेगा, 5 1 5, 5 2 10। दोनों चीज, दोनों काम एक साथ कर लिया। आप अलग अलग से कर सकते हो, पहले इसमें से निकाल लो तो आपका ये आ जाएगा, इसमें से निकालोगे तो, है ना, ये चीज़ें से नीचे वाला सेम आएगा, फिर इसमें से निकाल लो। मैंने इकट्ठा निकाल लिया फर्स्ट और सेकंड में से, फर्स्ट में से 2 आया था, सेकंड में से 5 आया था, ठीक है। और आगे, अब आगे करना हो तो 0, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रो सेम है तो आंसर 0 आएगा, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको समझा चुकी हूँ। अब हम इस पे आते हैं, थर्ड वाले प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ होगा, इसका तो बाद में बताऊँगी कि कहाँ होगा। इंटरचेंज वाले का समझ में आ गया ना, इंटरचेंज करना हो तो एक इंटरचेंज के लिए एक माइनस बाहर आएगा, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे। अब देखो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे होगा कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ यहाँ मैं। आपको ऐसे लिखेगा, डिटर्मिनेंट दे देगा, ठीक है, ऐसे लिखेगा सोल्व दिस डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब इसको एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड मतलब जो आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था, कैसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना सीखा था ना, इसको लिया था 2/2 की ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट बना था, मतलब पूरा को सोल्व करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये कह रहा है इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करो बिना एक्सपेंड करे, एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है। जब भी ऐसा लिखा हो ना, आपको एक ट्रिक माइंड में रखनी है, कॉमन निकालना है। जितना आप कॉमन निकाल सकते हो इस डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकाल लो, जो बनना होगा ना ये अपने आप बन जाएगा और आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा मुझे करना क्या है। देखो ये डिटर्मिनेंट था, मुझे नहीं पता, इसने मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसको बिना एक्सपेंड करे सोल्व करना है। तो जब भी ऐसा लिखा हो ना बिना एक्सपेंड करे सोल्व, तो आपको उस डिटर्मिनेंट्स में से जितना कॉमन है, वो कॉमन हो सके वो निकाल लो। बल्कि मैं एक एडवाइस दूंगी कि अगर एक्सपेंड करके भी आपको कोई डिटर्मिनेंट सोल्व करना है ना, उसमें से भी पहले कॉमन निकाल लिया करो, ठीक है, ताकि वो डिटर्मिनेंट छोटा बन जाए, उसके अंदर की वैल्यूज छोटी बन जाए, तो आपको सोल्व करने में ईजी होगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, मतलब ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो अब ये डिटर्मिनेंट था जिसको मुझे सोल्व करना था बिना एक्सपेंड किए। तो जब भी आपसे ये कहा जाए ना, तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि मुझे इस डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकालना है, जैसे भी निकालूं मैं। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट में से कॉमन कैसे निकालते हैं, हर रो या हर कॉलम में से निकाला जाता है ना। अब सबसे पहले आप, मेरी नज़र गई, मुझे नहीं पता, अभी मुझे पता ही नहीं कहाँ से कॉमन निकालूं, क्या निकालूं। पहले तो ये देखना है आपको कि कोई रो या कोई कॉलम सेम है, यहाँ पर नहीं है ना, कोई भी रो सेम नहीं है, कोई भी कॉलम सेम नहीं है। अगर कोई सेम होती तो मैं डायरेक्ट लिख देती 0, पर वो सेम नहीं है। सेम नहीं है तो सेकंड, पहला स्टेप है आपको ये चेक करना कि कोई रो या कॉलम सेम है क्या नहीं, ठीक है। आपने देखा सेम नहीं है, फिर सेकंड स्टेप, अगर सेम होती तो यही बात खत्म, 0 आंसर आ जाता। अब सेम नहीं है तो सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है, आपको कॉमन निकालना है। आप कहोगे मैम कॉमन कैसे निकालूं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले फर्स्ट रो पे जाओ। फर्स्ट रो कौन सी है, 3 1 6, इसमें से आ रहा है कुछ कॉमन, नहीं आ रहा। आप कहोगे मैम 3 आ रहा है, 3 और इसमें से आ रहा है 3 से ये थोड़ी नंबर 1 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो 3 फर्स्ट रो में से कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है हमारा। आप कहोगे 1 कॉमन आ रहा है, 1 नहीं लेना है भाई, 1 तो सब में से ही कॉमन आ रहा है, ठीक है, 1 नहीं लेना है 1 के अलावा। तो फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अब सेकंड रो पे आओ, सेकंड रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 2 10, 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 2 और 10, 2 से ये दोनों तो हो जाएंगे, ये नहीं होगा। तो 2 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सेकंड रो में से। थर्ड में आई मैं, थर्ड में से भी मुझे साफ साफ दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। रो का हो गया चेक। अब कॉलम पे आ जाओ, फर्स्ट कॉलम में से आ रहा है कुछ कॉमन, 3 ये है ना फर्स्ट कॉलम, ये इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 3 5 7, नहीं भाई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सेकंड कॉलम में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 1 2 4, नहीं भाई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। थर्ड में देखो, थर्ड कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है, वीडियो पॉज करके आप खुद ही चेक करो क्या कॉमन आ रहा है। थर्ड कॉलम में से 2 आ रहा है, मैक्सिमम कॉमन निकालना है जितना आप निकाल सकते हो, ठीक है।
तो थर्ड रो में से, थर्ड कॉलम में से, सॉरी थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है ना कॉमन। देखो मैंने थर्ड कॉलम में से 2 बाहर निकाला, लिख दिया यहाँ पर 2। और देखो थर्ड कॉलम अब चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि थर्ड कॉलम को अब हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मैंने कॉमन निकाला है। करो 2 से डिवाइड, यहाँ तो 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, है ना। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। बाकी को नहीं छेड़ना है, जिसमें से कॉमन निकाल रहे सिर्फ वही चेंज होगी, बाकी सब देखो फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही थी। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट में जब भी आपको दे कि इसको सोल्व करो बिना एक्सपेंड किए, तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम तो नहीं है। नहीं है, अगर सेम है तो वही बात खत्म, आप 0 आंसर लिख दोगे। सेम नहीं है तो आप दूसरा स्टेप क्या करना है, हर रो में एक एक करके चेक करना है कि कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है। रो का हो गया चेक, रो में कुछ नहीं आ रहा है तो निकाल दो सबका। ये नहीं एक रो में करके खत्म कर दिया, नहीं, सब में से जो जो कॉमन आ रहा है निकालते जाओ, नहीं आ रहा तो छोड़ते जाओ। फिर कॉलम में से चेक करते जाओ, जो जो आ रहा है निकालते जाओ। मैंने देखा यहाँ कुछ नहीं आ रहा, थर्ड में से आ रहा था। अब अपने आप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या करना है। देखो फर्स्ट और थर्ड कॉलम दिख रही है, सेम आ रही है ना फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो आंसर क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट का, 0। आप कहोगे मैम 2 कहाँ गया? देखो इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं है, तो ठीक है ना। तो 0 को 2 से करोगे 0 ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। इस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको ट्राई करके देखना है आपको, ठीक है। तो एक तरह से मैंने वो क्वेश्चन भी यहाँ पर करा दिया है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि क्वेश्चंस ऐसे कंपटीशन में भी आ जाते हैं, और ये आपके एक्सरसाइज में है और होंगे एग्जाम्पल वगैरह, तो देख लो, कुछ नहीं है। पहले ये देखो 5a क्या होता है। 5a का मतलब क्या है कि जो 5 है ना वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है। a क्या होती है, मैट्रिक्स। आप कहोगे मैम आपको क्या पता है ये मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट? अगर ये डिटरमिनेंट होता तो इसको ऐसे लिखता, ऐसे a के ऊपर डिटरमिनेंट का साइन लगाता, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का साइन नहीं है तो ये समझ लो मैट्रिक्स है। तो 5 कोई नंबर है और a कोई मैट्रिक्स है, और a मैट्रिक्स की वैल्यू ये है। आपसे कह रहा है 5a निकालो, क्या करोगे, 5 तो है ही, a की वैल्यू रख दोगे मैट्रिक्स की। यहाँ पर a मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इस पर डिटरमिनेंट का साइन नहीं है तो ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू है यहाँ रखी, तो क्या करोगे, 5 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना। आप लोगों ने सीखा है कि नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उस नंबर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 5 को इससे 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 सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए हम जब मैट्रिक्स में से कॉमन निकालते हैं ना, तो वही नंबर कॉमन निकालते हैं जो सब में कॉमन हो, क्योंकि मल्टीप्लाई भी तो उसी को करते हैं, मल्टीप्लाई भी तो सबसे करते हैं, तो कॉमन भी सब में से ही निकालना पड़ता है, इसलिए करते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब आपसे कोई कहे इस तरह का कुछ दे, और आपसे कहे इसका डिटरमिनेंट निकालो, इस तरीके से दे देना 5 कोई नंबर, मतलब a का डिटरमिनेंट निकालना तो आपको आता है, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना तो आता है। आपसे कहे 5a का डिटरमिनेंट निकालो, तो आप क्या करोगे मैम, आप कहोगे मैम पहले मुझे 5a निकालना पड़ेगा, फिर 5a आ जाएगा मेरा ये, फिर इसका मैं डिटरमिनेंट निकाल लूँगा। इतना बड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर आपको a का डिटरमिनेंट पता है ना, तो 5a 6a 7a 8a, मतलब a के जितने भी मल्टीपल है उसका डिटरमिनेंट आसानी से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। कैसे, जैसे 5a कोई भी नंबर, देखो a का डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको, लेकिन a के साथ कोई नंबर दे दे और फिर पूरे का डिटरमिनेंट पूछे, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका और इसमें बहुत फ़र्क है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। ये 5 डिटरमिनेंट से बाहर है, ये 5 डिटरमिनेंट के अंदर है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसका मतलब पता है क्या है कि पहले डिटरमिनेंट निकाल लो a का, फिर जो डिटरमिनेंट आएगा ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप कहोगे डिटरमिनेंट तो आपको आता है, डिटरमिनेंट एक नंबर है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है कि पहले उस मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर ले भाई, फिर निकालिए डिटरमिनेंट, ऐसे बोल रहा है वो। तो या तो आप इतना लंबा प्रोसीजर यूज़ करो, या सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब आपसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकलवाए, तो क्या करना है, जो नंबर है ना उसकी पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर चला जाएगा। आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ध्यान रखना। तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 2/2 3/3 4/4। तो आप क्या करोगे, जो नंबर इसके साथ जो नंबर है ना वो लिखोगे, उसके ऊपर पावर में क्या जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, और फिर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट इसका बाहर हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, इस 5 को बाहर लाना है, तो क्या करो, 5 बाहर तो आ जाएगा, और देखो 5 इसमें से बाहर आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, 5 बाहर आ गया और डिटरमिनेंट ऑफ a आ गया आपका। इस 5 को आपने बाहर निकाल लिया डिटरमिनेंट से, तो आपका डिटरमिनेंट यही बचेगा। लेकिन पता है क्या कह रहा है वो, कि 5 को आप ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा आएगा। एक्स्ट्रा क्या होगा, 5 की कुछ पावर आएगी। क्या पावर आएगी, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपके में, देख लेना। एक मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर की है, ठीक है।
उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दे दिया सीधा आपको 4, दे दिया 4, आपसे कह रहा है 5a का डिटरमिनेंट निकालो। अब तो आप 5a का डिटरमिनेंट निकालने के लिए यही फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के बगैर काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं दे रखी यहाँ पर आपको, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं दे रखी कि मैट्रिक्स है क्या। अगर मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई होती तो आप उस मैट्रिक्स को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते, लेकिन मैट्रिक्स की तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो 5a और पूरे का डिटरमिनेंट है, तो ये कह रहा है भाई a का डिटरमिनेंट अलग हो जाएगा, 5 अलग हो जाएगा, 5 और a दोनों अलग अलग हो जाएंगे, हो गए। a का तो डिटरमिनेंट है, 5 अलग हो गया, लेकिन 5 के ऊपर कुछ पावर आएगी। पावर क्या आएगी, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको जरूर दिया होगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्डर ना दिया हो। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, तो आप ऊपर लिख दोगे 3, ठीक है। आप कहोगे मैम ऑर्डर तो 3/3 है, आप 3/3 क्यों नहीं लिख रहे। 3/3 नहीं लिखनी भाई, एक ही 3 लिखना है। आप कहोगे मैम दोनों अलग अलग लिखे हो तो अलग अलग हो गए नहीं। आप कहोगे मान लो यहाँ 2 हुआ, यहाँ 5 हुआ, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 2 हुआ और यहाँ 5 हुआ तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगी, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका डिटरमिनेंट नहीं निकलता है, ठीक है ना, स्क्वायर का ही निकलता है डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर ये दोनों सेम ही मिलेंगे आपको, तो इसमें से एक कोई भी उठा के यहाँ रख दिया हमने। अब इसको सोल्व कर लो, ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी आपको देगा, देखो ये दे रखी 4, क्वेश्चन में ही देगा। तो आप इस 5 की पावर 3 क्या होती है, 5 × 5 × 5, एंड देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट फ्रॉम हियर, दिस इज गिवन टू यू, ये आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ आप रख लो 4, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 ज़ 25, 25 5 ज़ 125 एंड इनटू में 4, इसको सोल्व कर लेना, दैट विल बी योर आंसर। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ नहीं करना है, किसी नंबर को जब डिटरमिनेंट में से बाहर निकालते हैं ना, तो इस तरीके में से, तो ध्यान से निकालना है आपको, उसकी पावर ऑर्डर होके निकलेगी, ठीक है। ये वाली जो फॉर्मूला है ये ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस में काम आएगा जब मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं दी हुई होगी। अगला है ऑपरेशन ऑन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट पे ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी उसमें कुछ तो टाइप में मैं उसको डिवाइड कर दूंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें मैं कोई टाइप नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं वहाँ ये बता दूंगी कि हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है, तो आप डिटरमिनेंट आराम से सोल्व कर पाओगे। देखो पहले इसको देख लेते हैं। पहली चीज़, पहला ऑपरेशन ये होता है इंटरचेंज ऑपरेशन, कि किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो डिटरमिनेंट में, ठीक है। लेकिन इंटरचेंज करते वक्त किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया था जब इंटरचेंज करेंगे तो एक इंटरचेंज की वजह से एक माइनस साइन बाहर आएगा, और इंटरचेंज का एग्जाम्पल भी बताया था। तो ये मैंने RI RJ नहीं लिखा, आपकी बुक में RI RJ आप कंफ्यूज हो जाते, ये मैंने एग्जाम्पल दे लिया भाई, जैसे R1 R3 को कर सकते हो, R1 R4। आप कहोगे मैम R4 कहाँ से हो गया, मैट्रिक्स तो हमारी 3/3 ऑर्डर की चल रही है, आगे कहाँ से आ गई। डिटरमिनेंट आपसे 4/4 का भी निकलवा सकता है। आप कहोगे आपने तो मना किया था, 3/3 का था, 4/4 का कैसे। 4/4 का जो डिटरमिनेंट है ना, वो आपसे एक्सपेंड करके नहीं निकलवाएगा, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके निकलवाएगा, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके डिटरमिनेंट को सोल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ आपसे 4/4 ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट निकलवा सकता है 2.2 में, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, एक्सपेंड नहीं करना है, इनका यूज़ करके करना है, तो वो ईजी हो जाएगा। तो आपकी 4/4 ऑर्डर की भी डिटरमिनेंट 2.2 में हो सकती है, जिसको आपको बिना एक्सपेंड करे सोल्व करना है इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। तो ये ऑपरेशन है डिटरमिनेंट के, मैंने बता दिया किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन जब एक इंटरचेंज के लिए एक माइनस साइन बाहर आएगा। दूसरा, किसी भी रो को आप, कोई रो है उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी कॉलम को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना 0 से नहीं करना है क्योंकि आपने अगर 0 से कर दिया तो 0 कर दोगे फिर तो आप